Assalamu alaikum. So today we will start a new topic which is like economic model representation, a mathematical representation of economic models. इससे पहले जो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन करी थी वो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस की थी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से लिखी जाती हैं और किस तरीके से सॉल्व होती हैं। अब उसी के एक्सटेंशन को हम यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक मॉडल के अंदर यानी जो इकोनॉमिक्स के मॉडल हैं उनके तरीके से उनके फंक्शंस को हम बनाएंगे और उस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वही इक्वेशन वो जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स थी या y इक्वल टू 2x थी या y इक्वल टू 3 प्लस 2x थी, वो बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल अगर कोई हो तो उसके तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है और उसके इंटरसेप्ट और स्लोप के बारे में जो मैंने आपको उस वक्त बताया था, अभी हम लोग देखेंगे कि वो इंटरसेप्ट और स्लोप में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से उसकी इकोनॉमिकल मीनिंग क्या है उन पैरामीटर्स की जो ए और बी होते हैं। सबसे पहले तो ये कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कह लें बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का होता है डिमांड और सप्लाई। सबसे पहले हम डिमांड को डिस्कस करते हैं। डिमांड देखें, ये भी बात आप याद रखिएगा कि जब आप ये कोर्स को ले रहे हैं और आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, मैथ्स के कोर्स को या कह लें आप कहते हैं कि बेसिक मैथ्स के कोर्स को जिसमें इकोनॉमिक्स आती है और मैथ्स भी है, तो इससे पहले अगर आप इकोनॉमिक्स वर्जन इसका पढ़ रहे हैं, मैथ्स को इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये डिमांड बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है, फिर मैक्रो में भी आता है। देखो इस तरह का टॉपिक है, हम इसको माइक्रो तरीके से पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के तरीके से अगर हम पढ़ें तो ये जो डेफिनेशन है बेसिकली डिमांड की डेफिनेशन है, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी किसी कमोडिटी की, व्हेन एवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। अच्छा, ब्रैकेट को आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूरी स्टेटमेंट ऐसी ही पढ़ेंगे, लेकिन जिस चीज़ के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है आप उस चीज़ को हटाकर उसकी जगह पे ये पढ़ेंगे। अगर आप वापस एक बार पढ़ेंगे, जैसे कि मैं पढ़ के बता दूँ, व्हेनेवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। यहाँ हो गई ये बात खत्म, ये लॉ है और ये हमने एक स्टेटमेंट पढ़ दी। अगर आप इसका वाइस वर्सा देखें तो ये होगा कि व्हेनेवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज को हटा के डिक्रीजेस पढ़ें, डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। इस तरीके से आप इसको रीड आउट करिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा। मकसद ये है कि जब भी भाई प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका मकसद क्या हुआ, यानी आप देखें जब भी आप किसी कॉमन तरीके से आप देखेंगे, कहते हैं कि जब भी महंगी होती है कोई चीज़ तो आप कम खरीदते हैं, उसकी कम आप डिमांड करने जाते हैं। क्वांटिटी डिमांड का मकसद ये है, कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी आप उसकी परचेज करना है वो आप कम कर देते हैं। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और नहीं लिखी, वो कहलाती है एट सिट्रस पैरेबस, यानी इन दोनों चीज़ों के अंदर ये और इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये कहलाएगा एट सिटेरस पैरेबस। अच्छा, सिट्रस पैरेबस क्या है? बेसिकली सिट्रस पैरेबस का मतलब है कीपिंग ऑल अदर थिंग कांस्टेंट, यानी कोई और चीज़ तब्दील नहीं हो रही, सारी चीज़ें वैसी हैं, सारे सिनेरियो, सारी इन्वायरमेंट सब वैसे ही है, सिर्फ और इनकम भी आपकी वही है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की प्राइस चेंज हो गई है और उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो लाजमी सी बात है, अगर सारी चीज़ें वैसी हैं बट प्राइस या आप महंगी हो गई है तो आप उसको कम खरीदेंगे, उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, इसकी वजह से वो कम खरीदेंगे अपनी इनकम के अंदर। इसका मकसद है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो इस इनवर्स रिलेशनशिप को हम अपने मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। कैसे किया गया है? देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो क्वांटिटी है डिमांड करने की, वो डिपेंड किस पे कर रही है? इस प्राइस पे। प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका मकसद ये हुआ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपका, जो डी मैं लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट में, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि आपका जो प्राइस है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से मैंने कैसे लिखा है कि देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड के ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, और बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका राइट हैंड साइड पर आएंगे। वैसे ही मैंने लिखा है। अच्छा, इसके साथ एक कोफिशिएंट अटैच है और ये एक आपका कांस्टेंट अटैच है। अच्छा, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये क्या कहलाता है, ये अगर मैं आपको उस इक्वेशन को रिमाइंड करें तो वो बेसिकली जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो क्या थी? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
प्लस की जगह पे माइनस का साइन अगर आप लगा देंगे तो भी इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इक्वेशन ये जनरल फॉर्म में माइनस का साइन भी हो सकता है, प्लस का साइन भी हो सकता है, नॉन जीरो नंबर्स होते हैं बस। ये जो बी है ये आपका नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता। हाँ ए जो है वो जीरो हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, ये नॉन जीरो होगा, प्लस में हो माइनस में, लेकिन ये नॉन जीरो नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये माइनस में, बी माइनस के साथ है तो माइनस में नहीं, ठीक है। ये इक्वेशन थी बेसिकली। अब आप देखें हो क्या रहा है, जैसे आपको पता है कि ये बी क्या था वहाँ पे स्लोप और ये ए क्या था इंटरसेप्ट। बिल्कुल इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है। ये तो हमारी इक्वेशन की बात हो गई, लीनियर इक्वेशन। लेकिन जब आप इसको इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिक वे में देखें, तो इकोनॉमिक मीनिंग क्या है इन दो वैल्यूज की। तो इन दो वैल्यूज की जो इकोनॉमिक मीनिंग है, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो जो ये 0.5 है, इसकी जो इकोनॉमिक मीनिंग है ये बता रहा है कि अगर एक यूनिट से या एक रुपी से आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी कितनी गिर जाएगी आपकी, 0.5 यूनिट से, ठीक है। ये इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन है। बेसिकली ये क्या कहलाएगा आपका, कहते हैं कि भाई प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है ये उस चेंज को डिपेक्ट कर रहा है। ये स्लोप बेसिकली जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है वो बेसिकली इकोनॉमिकली, क्योंकि ये डिमांड का फंक्शन है तो ये डिमांड के हिसाब से ये क्या बता रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी एक यूनिट से तो क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है तो इट मीन्स कि जो दूसरी चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो डिक्रीज होने वाली है। तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी 0.5 यूनिट से। अच्छा अब किस तरीके से निकालते हैं, देखें अगर मैं आपसे बोलूँ कि चेंज निकालें, पूरी इक्वेशन का चेंज निकालते हैं, तो क्या होगा, हम क्यू की जगह पे क्या रखते हैं कि लेट्स सपोज चेंज इन क्यू डी इज इक्वल टू 20 है यहाँ पे। अब देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का चेंज क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता, तो कांस्टेंट लेट्स सपोज चेंज नहीं होगा। और लेट्स सपोज नहीं बल्कि कहते हैं कि वाकई ऐसे ही होता है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो कांस्टेंट का चेंज क्या है, 20 और 22 तो नहीं होगा, कांस्टेंट वही 20 रहेगा अगली बार भी, तो चेंज कुछ नहीं होगा। 20 जो चेंज इन कांस्टेंट है वो जीरो, माइनस 0.5 क्योंकि इसके साथ था और इसके साथ भी मैंने चेंज इन पी लगा लिया, ठीक है। अब इस चेंज इन पी को मैं यहाँ लेके जाऊँ, चेंज इन क्यू डी और ये चेंज इन पी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि ये तो खत्म हो गया तो गायब हो गया, डिवाइड कर दिया गया आपको चेंज इन पी से, आंसर आ गया -0.5। क्या नजर आया आपको कि P का चेंज Q में ट्रांसलेट इस तरीके से हो रहा है कि इफ 1 यूनिट या 1 रुपी ऑफ प्राइस इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी, द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेस बाय 0.5 यूनिट्स। क्यों डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये स्लोप, और आपने देखा था शायद मैंने पिछले उसमें करवाया था कि ये क्या कहला रहा था, मैं कह रहा था ये m है यानी स्लोप है, जो कि यहाँ पे ऐसे b के लिए लिखा हुआ है तो मैं इसको b भी लिख सकता हूँ, m भी लिख सकते हैं, जो भी नाम हम देना चाहें उससे डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो गया जी, ये स्लोप हो गया आपका चेंज इन क्यू डी ओवर चेंज इन पी, और ये वही है बिल्कुल उस तरीके से क्या था, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो क्या था वो बन रहा था वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स वन। बिल्कुल वही सिनेरियो है कि क्यू डी माइनस क्यू डी वन और पी माइनस पी वन करेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा। ये वही पूरा तरीका है जो कि आपको पिछले उसमें सिखाया था। ये क्या चीज़ है, ये जो है इंटरसेप्ट है वैसे तो, लेकिन ये बता रहा है कि अगर प्राइस जीरो हो तो आप मैक्सिमम कितना, मतलब डिमांड कितनी होगी, अगर मतलब मुफ्त में भी दे रहा हूँ तो डिमांड कितनी होगी, यानी लोग कितना खरीदना चाहेंगे। देखिए डिमांड की बात जो है ना फिर आती है, कहते हैं वहाँ से कि डिमांड होती क्या है। डिमांड में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। तो विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे का मैं आपको बताता चलूँ, वैसे क्योंकि ये हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हम बेसिकली जो है वो मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, डिमांड के फंक्शंस को मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में देखा जाता है बेसिकली, लेकिन मैं फिर भी आपको बताया दूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। विलिंगनेस टू पे बेसिकली ये होता है कि आपकी चाहत है पे करने की, जैसे आपके पास लाख रुपए हैं लेट्स सपोज, और एबिलिटी टू पे क्या होता है, आपके पास ताकत है पे करने की, यानी आपका पैसा है इतना, सही है। लेट्स सपोज आप लैम्बोर्गिनी परचेज करना चाहते हैं बट यू डोंट हैव इनफ मनी, इट मीन्स कि आपकी विलिंगनेस तो है, यू हैव विलिंगनेस टू पे बट यू डोंट हैव एबिलिटी टू पे, ठीक है। एक चीज़ भी नहीं होगी अगर दोनों में से, विलिंगनेस और एबिलिटी में से, तो वो चीज़ आपकी डिमांड नहीं करेगी। विलिंगनेस क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास लाख रुपए तो हैं या 1.5 लाख रुपए तो हैं, लेकिन यार कोई आपको ये कहे कि आप लेट्स सपोज डोंकी कार्ड खरीद लें, ठीक है, यू डोंट हैव अ विलिंगनेस टू पे फॉर इट, टू पे फॉर अ डोंकी कार्ड, इट मीन्स
कि यू डोंट हैव विलिंगनेस टू पे बट स्टिल यू हैव द एबिलिटी टू पे, बट स्टिल डिमांड नहीं बनेगी क्योंकि आपके पास एक चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे वही बात है कि देखिए अगर प्राइस 0 हो तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब लोग यही कहते हैं, फौरन ये बात आती है कि भाई अगर मुफ्त में मिल रही है तो बहुत लेंगे। नहीं, बहुत नहीं लेंगे, आपकी चाहत ही नहीं होगी लेने की तो आप क्यों लेंगे, लाजमी लेते हैं। डोंकी कार्ड मुफ्त में मिल रही है, भाई आप घर पे रखेंगे अपने, नहीं रखेंगे ना। तो इसलिए एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट यहाँ पे नजर आ रही है कि लेट सपोज ये हमने एक इक्वेशन बनाई है कि अगर प्राइस 0 हो, यानी अगर प्राइस 0 हो तो क्या होगा, अगर मैं इधर देखूँ तो क्वांटिटी देखो 20 माइनस 0.5 प्राइस 0 हो तो ये हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 20। इट मीन्स अगर 0 प्राइस हो तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी परचेज करेंगे, 20। क्वांटिटी डिमांड आप कितनी करेंगे, 20। और यही आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट भी होगा। क्यों, क्योंकि ये अब बात आती है, अब मैं इसको आगे ग्राफ में मैं बाद में समझाऊंगा। अभी सप्लाई फंक्शन पे आया था, ये मैंने आपको समझाया। सप्लाई फंक्शन इसका उलट होता है कि जब भी प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की तो सप्लायर होता है वो अपने आप को अच्छा फील करता है, वो और ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है ताकि उसका और प्रॉफिट बढ़े। तो whenever price of a commodity increases, its quantity supplied increases. Whenever price of a commodity decreases, its quantity supplied decreases. प्राइस और क्वांटिटी का अब क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी भी गिर रही है। इसी का फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये फंक्शन मुझे क्या दिखा रहा है कि -3 और +0.6 p। इंटरप्रिटेशन वही है, ये आपका इंटरसेप्ट, ये आपका स्लोप, सही है। क्या मतलब हुआ कि अगर 1 यूनिट से प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 0.6 यूनिट से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वी हैव अ पॉजिटिव साइन हियर एज कंपेयर टू द डिमांड फंक्शन विच हैव अ नेगेटिव साइन। ओके, तो अब अगर आप इसकी बात करें -3 की, तो ये क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट किस तरीके, अगर प्राइस 0 हो जाती है तो आप कितनी क्वांटिटी सेल आउट करोगे। अब देखिए लाजमी सी बात है, यहाँ पे बात आती है, कहते हैं क्वांटिटी लाजमी आता है। अगर आप प्राइस बिल्कुल भी खत्म हो जाती है तो यू डोंट सेल एनीथिंग, सही है। तो ये बात जो है वो एक कह लेंगे, कहते हैं इररिलेवेंट भी हो जाती है कि -3 जो है, भाई मैं क्यों सेल करूं, मैं कुछ भी सेल नहीं करूंगा। तो -3 बस एक इक्वेशन के अंदर उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप एक डायग्राम बनाएं तो आप उसको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी जो है वो शो कर सके। वरना देखा जाए तो हम यही कहेंगे, और प्रैक्टिकली भी होता है -3 यूनिट्स कुछ नहीं होता। लेकिन बात देखें फिर यहाँ पे बात आती है, कहते हैं कि उसको एक कॉस्ट तो इंकर हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको मजीद पे करना पड़ रहा होता है। -3 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कुछ इस तरीके से है कि अब 0 प्राइस हो गई, यू वॉन्ट सेल एनीथिंग, ओके, आप सेल तो नहीं करोगे बट यू हैव अ फैक्ट्री विच यू टू विच बिकॉज ऑफ विच यू आर गिविंग सम रेंट, ओके, एंड यू ऑल्सो हैव सम फिक्स कॉस्ट लाइक द बिल्डिंग रेंट और द मशीन यू आर यूजिंग, ठीक है, या जो चीज़ रखी हुई आपने उसके ऊपर आप कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन लिया हुआ है लेट सपोज, तो फिक्स कॉस्ट तो होगी आपकी जो आपकी उस वक्त चल रही होगी। तो अब क्या होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट होगी आपकी यहाँ पे, तो लाजमी आते हैं वो फिक्स कॉस्ट की भी कोई प्राइस होगी। तो इट मीन्स अगर उसको आप क्वांटिटी में ट्रांसलेट कर लें, यानी अगर आप एक क्वांटिटी 10 रुपये की बेचते थे और फिक्स कॉस्ट आपकी 30 जो आपको मजीद पड़ रही है कुछ ना बेचने के बावजूद, इट मीन्स आपको 3 यूनिट्स आप बेचते 30 रुपये जो आप कमाते, उतने अमाउंट का और आपको जो है वो लॉस हो रहा है। एक तो 0 पे आ गए और 0 से और नीचे आ गए। तो इसलिए आप कहते हैं कि लेट्स सपोज इसकी जो इंटरप्रिटेशन आप इस तरह भी दे सकते हैं कि -3 यूँ भी हो सकता है ये, क्योंकि जो कॉस्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से आप यहाँ पे -3 लिख रहे हो कि यानी अगर प्राइस 0 हो जाएंगे तो उसको -3 क्वांटिटी वो सेल करेगा। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी तो वो बिल्कुल सेल नहीं करेगा। -3 का मकसद ये होगा कि और मजीद कॉस्ट की वजह से वो 3 क्वांटिटी के पैसे खुद से भर रहा होगा अपने, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सप्लाई का फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सारा सिनेरियो हो ही रहता है। अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए जी, ग्राफ जो मेन इसका सिनेरियो है या जो मेन इसका तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने ऐसे आपको बताया था, पी में आप डिफरेंट प्राइस रखते हैं, क्वांटिटी डिमांड आपकी चेंज होती है। जैसे कि यहाँ आपने 0 रखा था तो ये क्या आपको नजर आ रहा था। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, लेकिन जैसे खास तौर पे डिमांड फंक्शन के अंदर और सप्लाई फंक्शन में मसला आता है। इनका मसला कह लें क्या, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे आता है। लेकिन क्योंकि जो इकोनॉमिक्स में जब डिमांड और सप्लाई के आप ग्राफ देखेंगे तो आपको प्राइस यहाँ पे नजर आता है और क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड आपको यहाँ पे नजर आती है, ठीक है।
मैं सप्लाई का भी एक ग्राफ बना दूँ जल्दी से। ठीक है जी, आपको क्वांटिटी सप्लाई ध्यान नजर आती है, लेकिन आप जब अगर रूल के हिसाब से देंगे तो आपका प्राइस राइट हैंड साइड पर है तो उसको यहाँ होना चाहिए था, ना कि उसको यहाँ होना चाहिए था। वजह ये है कि अब क्योंकि ये लोग इस तरीके से इसलिए बनाते हैं, इसकी वजह क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आगे इकोनॉमिक्स में, जैसे कि एवरेज रेवेन्यू हो गया, जैसे कि आपके और मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ हो गई या टोटल रेवेन्यू निकालना हो गया, वो आपका प्राइस से बड़ी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम ये आगे हम पढ़ेंगे कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के। कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। यही वजह होती है कि हमने इस इक्वेशन को, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से तो ये सही बन रहा है, ये डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है प्राइस के ऊपर, लेकिन क्योंकि ग्राफिकली भी देखा जाए और इसकी कुछ यूज भी हैं जिसकी वजह से ये इस तरीके से होता है कि पी जो है वो आपके ऊपर रखा हुआ होता है, आपका वर्टिकल एक्सिस पे होता है, और क्यू जो है आपका क्वांटिटी डिमांड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। तो हम इसका फंक्शन भी, क्योंकि लाजमी सी बात है हमें इसको इस तरह दिखाना है, तो फिर हम इसको भी चेंज करते हैं। अब इसको चेंज कैसे करते हैं कि इसी इक्वेशन को हम पी के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्यू डी इज इक्वल टू 20 माइनस 0.5 पी है। अगर मैं 0.5 पी को इधर ले जाऊँ और क्वांटिटी को मैं इधर ले आऊँ तो ये यूँ हो जाएगा, ये यहाँ की तरह का प्लस हो जाएगा, ये क्वांटिटी डिमांड इधर आएगा माइनस हो जाएगा। पी अब ये 0.5 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.5 और माइनस 1 डिवाइड बाई 0.5 क्यू डी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 40 माइनस 2 क्यू डी। ठीक है, ये बन गया आपका, कहलाता है इनवर्स डिमांड फंक्शन या रिवर्स डिमांड फंक्शन, ये कहलाता है। अब आपको यहाँ से देखें, इस इक्वेशन को आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म करा इस तरीके से, और अब आपका ये ग्राफ बिल्कुल समझ आ रहा है कि क्यू डी जी क्योंकि राइट हैंड साइड के ऊपर है, इधर आ रहा है, और ये यहाँ है तो इधर आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है। लेकिन ये जो प्राइस है, असल में ये करते क्यों है, क्योंकि देखिए प्राइस जो है ना, वो हम कभी कभी आगे जाके हम कहेंगे कि ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी है जब हम टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के ग्राफ्स करेंगे। तो बेसिकली इससे काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। और इस तरीके से लिखने की वजह से, क्योंकि हम इनवर्स डिमांड फंक्शन के तरीके से इसको लिखते हैं, हमें ग्राफ भी इस तरीके से मिलते हैं कि प्राइस यहाँ पे होती है और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस के ऊपर होती है। बिल्कुल यही सिनेरियो इसके लिए भी। ठीक है, तो अब अगर मैं बनाना शुरू करूँ तो देखिए, लेट सपोज आप यहाँ वैल्यू रखें 0 की। जब आप 0 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 40 0 आपने यहाँ वैल्यू रखी तो आपको ये क्या मिला, यह आपको क्या मिला, यह आपको मिल रहा है बेसिकली वर्टिकल इंटरसेप्ट डिमांड फंक्शन का, कि अगर क्वांटिटी डिमांड 0 है तो प्राइस कितने होंगे 40, क्वांटिटी डिमांड अगर 0 है तो प्राइस कितने होंगे 40। यह आपने कर लिया। अब लेट सपोज आप रखें यहाँ पर 10। अच्छा, ये 2 आपको क्या बता रहा है कि अगर क्वांटिटी डिमांड 1 यूनिट से चेंज होती है तो प्राइस आपका 20 से चेंज होता है। देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्वांटिटी डिमांड कितने 10 से चेंज हुई है, सही है, पहले 0 थी अब 10 हो गई है, तो 10 से चेंज हुई है, 40 माइनस 20 ये करेंगे तो आ जाएगा पी को 20। देखिए 10 से चेंज हुई है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस कितने चेंज हो गया 20 से, पहले 40 था, अब यहाँ पे जो आंसर आया था इसका 40 आया था, यहाँ पे जो मैंने निकाला था इसका आंसर 40 था, अब क्या हो गया 20 आ गया। यानी मैंने क्या बताया कि 1 यूनिट से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी तो 2 यूनिट से प्राइस आपके गिर जाएंगे। ये बेसिकली देखें, ये कोई ऐसा नहीं है कहते हैं कि इसका आप मैं इससे कोई रिलेशनशिप बना सकूँ, इसका रिलेशनशिप इससे है, हमने बस सिर्फ इसको चेंज बता दिया मैंने कि किस वजह से करा है। तो और अगर आप इसमें रखें 10 तो ये क्या हो जाएगा 20, तो आप लिखें यहाँ पे लेट सपोज 10 और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ 20 रख देंगे, ये 20 रख देंगे अगर आप, तो आपके पास प्राइस क्या आएगा 0। तो ये अगर आप इस डायग्राम को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कोई इस तरह का ये बन जाएगा आपका डिमांड का कर्व। किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ठीक है, ये वाली से, P इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू टू डी, ठीक है, माइनस 2 क्यू डी। अच्छा, इसी तरीके से सप्लाई का भी आप बनाएंगे तो उसको भी आप जरा रिवर्स कर लें। रिवर्स कैसे करेंगे, ये यहीं पर रहेगा, लेट सपोज आप इसको उधर ले जाए, Q प्लस 3 हो गया और P इज इक्वल टू 1/0.6 और प्लस 3/0.6। तो इसको आप जो है वो खुद से कर लीजिएगा कि जो है वो किस तरीके से इसका आंसर क्या आ रहा है, और फिर इसको हम इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे Q भी है साथ में, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे इसी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, इनवर्स रिलेशनशिप था, तो जो ग्राफ होगा वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लीनियर तो है लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है बट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लीनियर क्यों है? 1 और 1, 1 और 1 एक्सपोनेंट, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन इसका जो है सप्लाई का जवाब बनाएंगे, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव था, प्राइस बढ़ रहा था, क्वांटिटी भी बढ़ रही थी, तो आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। हो सकता है 0 से शुरू ना हो, बल्कि ये कुछ और नीचे शुरू हो, क्योंकि ये जो था आपका, बल्कि अब हमने इसको पॉजिटिव देख लिया है आपका, हाँ बिल्कुल हमने इसको पॉजिटिव कर लिया है। तो ये आपका कोई एक पॉइंट होगा जहाँ से शुरू होगा, कहीं ऊपर से, ठीक है। तो ये सप्लाई का फंक्शन बन जाएगा आपका, सप्लाई कर्व, सॉरी। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाया है, और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से हम इन इक्वेशंस को या किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिक्स में, और फिर हम इनके डायग्राम्स बनाते हैं और किस तरीके से हम इसके स्लोप वगैरह देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका भी स्लोप देखेंगे, जैसे कि किसी भी पॉइंट का, ये पॉइंट का जो स्लोप आएगा वो स्लोप आपका आ रहा होगा -2, किसी भी पॉइंट का आप देख लेंगे तो, ठीक है। आप घर पर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आया कि नहीं। और इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं, ये आ गया, और अगर ये, क्योंकि हमने इस तरीके से लिखा था, और दूसरा इंटरसेप्ट आपको यहाँ से नजर आ रहा था, क्या था 20, जो कि यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, मुझे इसका जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।